हेलो स्टूडेंट्स, आइए आज वर्ब का अध्ययन करते हैं। इसके पहले हम और वीडियोज़ बना चुके हैं। अगर आप नहीं देखे हैं तो प्ले लिस्ट में जाइए। रेन मार्टिन नाम ग्रामर के नाम से है प्ले लिस्ट, देख लीजिए। अब देखिए, वर्ब किसे कहते हैं तो आपको पता होगा। वर्ब की परिभाषा जिससे किसी कार्य का करना या होना पाया जाए उसे वर्ब कहते हैं। तो और वर्ब के बारे में महत्वपूर्ण जानकारियाँ देखते हैं परिभाषा से। वर्ब वह शब्द है जो किसी व्यक्ति या वस्तु के विषय में कुछ बताए या उनके कार्य का करना घोषित करें, मतलब वो एक जिससे किसी कार्य का करना या होना पाया जाए, वर्ब कहते हैं। वर्ब शब्द लैटिन भाषा के वर्बम से आया जिसका अर्थ होता है एक शब्द। तो लैटिन भाषा के किस शब्द से है? वर्बम से, जिसका अर्थ होता है एक शब्द। क्योंकि इंग्लिश में लैटिन और ग्रीक, ठीक है, इन सभी भाषाओं से, यूनानी, फ्रेंच, तमाम भाषाओं से मिलके बना है। तो एक शब्द जिसका अर्थ होता है एक शब्द क्यों? जैसे देखिए, क्योंकि जो है वाक्य में क्रिया सबसे अधिक महत्वपूर्ण शब्द है। अगर वाक्य कोई भी रहेगा तो उसमें क्रिया जरूर रहेगी। अगर एक शब्द है वाक्य में तो वो क्रिया ही रहेगा। जैसे गो मिस जाओ, फुल स्टॉप हो गया। कम मिस आओ, स्टॉप रुको, ये सभी क्या हैं? एक ही वर्ब है, लेकिन वाक्य इनको कहे जाएंगे क्योंकि इसमें क्रिया है और पूर्ण भाव भी व्यक्त कर रहा है। इस तरह से वर्ब का बहुत महत्व है। वाक्य में अगर एक ही शब्द है तो वर्ब जरूर रहेगा। बिना वर्ब के वाक्य नहीं बनता। व्यक्ति या वस्तु का कार्य करते हैं जो, तो क्रिया हमें बताती है, क्या बताती है? व्यक्ति या वस्तु क्या कार्य करता है। जैसे ही हरी लॉफ्स, हरी हंसता है तो उसका हंसने का काम बताया जा रहा है। क्लॉक स्ट्राइक्स, घड़ी जो है स्ट्राइक्स चलती है। व्यक्ति या वस्तु के लिए क्या कार्य किया जाए ये भी बताया जाता है। जैसे ही इज स्कूल्ड, उसे डांटा जाता है। तो किस, द विंडो इज ब्रोकन, खिड़की को तोड़ दिया जाता है। इस तरह से क्या है, किसी के द्वारा कोई काम होता तो पैसे वैस हो जाता है, ये भी बताया जाता है। चलिए आगे देखते हैं। आगे देखिए है, व्यक्ति या वस्तु क्या है ये भी बताया जाता है। व्यक्ति या वस्तु क्या है ये भी वर्ब ही बताती है। जैसे कैट इज डेड, बिल्ली डेड है, मृतक हो गई है, मर गई है। द ग्लास इज ब्राइटल, ग्लास ब्राइटल, टूट टूट गया है। और ब्राइटल मतलब टूटने योग्य, या टूट गया, टूट जाना। अब देखिए, आई फील सॉरी, मैं सॉरी फील कर रहा हूँ, महसूस कर रहा हूँ। तो अब यानी कि मुझे खेद है। तो मतलब मैं किस अवस्था में हूँ? तो फील सॉरी, ठीक है, महसूस करने की अवस्था में हूँ सॉरी को। ये अवस्था भी बताई जाती है। परिभाषा देखिए, क्रिया वह शब्द है जो किसी व्यक्ति या वस्तु के विषय में कुछ बताए या उनके कार्य का करना बताए। तो ये सिंपली परिभाषा आप अपने भाषा में कह सकते हैं, जिससे किसी कार्य का करना या होना पाया जाए उसे क्रिया कहते हैं। यह किसी व्यक्ति या वस्तु के बारे में या स्थान के बारे में कुछ बताती है। एक क्रिया में प्राय एक से अधिक शब्द होते हैं। एक से अधिक शब्द का मतलब, जैसे एक हेल्प, दो वर्ब शब्द रहेंगे, एक हेल्पिंग वर्ब रहेगा, एक मेन वर्ब रहेगा। जैसे द गर्ल्स वर सिंगिंग, वर्ब हेल्पिंग वर्ब है, सिंगिंग मेन वर्ब। इतना जान लीजिए, चाहे जितना वर्ब रहे, तो बाएं साइड से, वाक्य में बाएं साइड से जो पहला शब्द रहेगा वो आपका मेन वर्ब होता है। और क्लियर, बाएं साइड से नहीं, सॉरी, दाहिने साइड से, मतलब लास्ट से, सेंटेंस के लास्ट से जो पहला शब्द रहेगा वो आपका मेन वर्ब होगा, ठीक है। और ये जो है सेंटेंस के शुरुआत से जो सब्जेक्ट के बाद पहला शब्द रहेगा वो हेल्पिंग वर्ब होगा। अगर एक ही वर्ब है वाक्य में तो हमेशा मेन वर्ब माना जाएगा। आई हैव लर्नड माई लेसन, लर्न इसमें मेन वर्ब है, हैव हेल्पिंग वर्ब है, ठीक है। आई द वॉच हैज़ बीन फाउंड, फाउंड मेन वर्ब है, हैज़ बीन हेल्पिंग वर्ब है। आगे आप सभी वाक्य को पढ़ सकते हैं, बताइए। अब देखिए, सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया किसे जानते हैं, कहते हैं। सकर्मक क्रिया वह क्रिया है जिसके कार्य का प्रभाव कर्ता से आगे जाकर कर्म पर पड़ता है, ठीक है। तो सकर्मक क्रिया मतलब ट्रांस टू वर्ब जिसको कहते हैं, जिसके कार्य का प्रभाव कर्ता से आगे जाकर कर्म पर पड़ता है। मतलब कर्ता से आगे कर्म पर प्रभाव पड़े जिसका, उसको सकर्मक क्रिया कहते हैं। यानी कि एक्शन जो है पास ओवर होता है, ठीक है, ऑब्जेक्ट तक, ठीक है। द इफेक्ट ऑफ वर्क, कार्य का जो प्रभाव होगा वो पास ओवर होगा कहाँ तक? ऑब्जेक्ट तक। तो कार्य का प्रभाव कर्ता से आगे जाकर कर्म पर जिस पर पड़ता है उसको सकर्मक क्रिया कहते हैं। अकर्मक क्रिया कहते हैं वह क्रिया है जिसके कार्य का प्रभाव कर्ता से आगे नहीं जाता है, उसी कर्ता तक सीमित हो जाता है। उसे हम, अथवा वह किसी स्थिति या होने को व्यक्त करती है। तो कुल मिलाकर इतना जान लीजिए, कर्मक क्रिया है जिससे कार्य का प्रभाव कर्ता से आगे नहीं जाता है, उसी कर्ता तक सीमित हो जाता है। क्लियर। तो या वह किसी स्थिति के होने को व्यक्त करती है। स्थिति होने को व्यक्त करेगी लेकिन कर्ता से आगे, ठीक है, वो जो है कार्य का प्रभाव नहीं जाएगा। तो ये सब टीजीटी एग्जाम में भी आया था 2016 में, यूपी टीजीटी में, कि जैसे कार्य का जो प्रभाव है कर्ता से
आगे जाकर कर्म पर पड़ेगा तो उसे कौन सी क्रिया कहते हैं, ठीक है, या नहीं जाएगा तो कौन सी क्रिया कहते हैं, ये सब आया था कि मतलब द इफेक्ट ऑफ वर्क, पास ओवर अगर करेगा ऑब्जेक्ट पर कौन सी क्रिया है। इस तरह से बहुत सी एग्जाम में जो है इसकी परिभाषाएं भी पूछ लेते हैं। तो ही रैन ए लॉन्ग डिस्टेंस, अब देखिए क्या है, एक्शन है, रैन दौड़ा एक लंबी दूरी, ही बेबी स्लीप्स बच्चा सोता है, स्थिति बताया जा रहा है इसमें। इसमें दौड़ने का काम पहले वाले में, द देयर इज ए फ्लाई इन दिस डायमंड, इस डायमंड में फ्ला मतलब दो से कमी है, तो यहाँ किस कोई चीज़ होने के बारे में बताया जा, अस्तित्व, नोट, होने या अस्तित्व को व्यक्त करने वाली क्रिया आकर्मक क्रियाएं उसी कारक में आती हैं जो कारक क्रिया से पहले होते हैं। अब देखिए अधिकांश सकर्मक क्रियाओं का एक ही कर्म होता है और कभी कभी कुछ सकर्मक क्रियाओं के दो कर्म भी होते हैं। तो चलिए इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं। यहाँ देखिए ऊपर से एग्जाम्पल दिए गए हैं। द गर्ल, द बॉय किक्स फुटबॉल, लड़का किक्स माने पैर से मारता है, किसे मारता है, फुटबॉल को। तो ये भी आपका अब ठीक है। और कर्म है क्या, किसे मारता है, फुटबॉल को। अब कर्म है देखिए बर्फ के बाद, द बॉय लव्स लाउडली, हंसता है, कैसे हंसता है, जोर से। ये कैसे से आ रहा है उत्तर, तो ये आपका कर्म नहीं है, ये आपका एडवर्ब है। तो मतलब वाक्य की क्रिया में क्या या किससे लगा के प्रश्न करने पर जो उत्तर है उसे हम ऑब्जेक्ट कहते हैं, और कैसे, क्यों, कब, कहाँ, इनसे जो उत्तर आता है उसे ऑब्जेक्ट नहीं करते हैं, उसको अदर वर्ड कहते हैं, मतलब वो एडवर्ब ही रहता है। तो ये ऑब्जेक्ट और के प्रकार, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ये सभी ऑब्जेक्ट किसे कहते हैं इसके बारे में वीडियो बना दिए हैं, आप चैनल पर सर्च करके देख सकते हैं ग्रामर की प्लेलिस्ट में। अब देखते हैं आगे कुछ एग्जाम्पल। द फादर गेव हिम, पिता ने उसे दिया, तो हिम क्या है आपका, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, किसे दिया उसे, तो किसी के उत्तर से आता जो व्यक्ति वाला उसको इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहते हैं। और क्या दिया, घड़ी, ये आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। तो इस तरह से वस्तु का बोध होता है, क्या क्या दिया, वर्ब में किसे या क्या प्रश्न करने पे जो उत्तर आए उसे हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहते हैं। तो आई होप समझ गए होंगे। ही टोल्ड मी ए सीक्रेट, उसने मुझे एक रहस्य बताया, किसे बताया, मुझे, क्या बताया, सीक्रेट। तो इस तरह से दो ऑब्जेक्ट हैं, क्या प्रश्न करने जो आएगा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, किसे, इनडायरेक्ट। तो कभी कभी इस तरह से दो ऑब्जेक्ट भी आ जाते हैं वाक्य में, ज़्यादा से ज़्यादा दो ऑब्जेक्ट, कम से कम एक ऑब्जेक्ट जो सकर्मक क्रिया रहेगी उसमें आना जरूरी है। ही टोल्ड मी, ये सीक्रेट हो गया। यहाँ देखिए कुछ बताया गया कि यूज ट्रांजिटिवली, मतलब जिनके साथ देखिए ऑब्जेक्ट आया ट्रांजिटिवली माने सकर्मक क्रिया के रूप में है, इन ट्रांजिटिवली मतलब जिनके साथ ऑब्जेक्ट नहीं आया है। अब ये सारे वाक्य आप पढ़ लीजिए, इसमें पता चलेगा क्या या किसे प्रश्न करेंगे तो उत्तर आ रहा है इसमें। जैसे द आंट फॉट द वेव्स, चींटी जो है, चींटियाँ जो है फाट लड़ी, वेव्स माने वर्रे से, ठीक है। तो अब यहाँ किससे लड़ी, वर्रे से, तो वेस्प से। सम एंट्स फाइट्स, कुछ चींटियाँ लड़ती हैं, वेरी फियर्सली, बहुत भयंकरता से, ठीक है। तो अब यहाँ क्या है, किससे या कैसे, किसे या क्या प्रश्न करने से जो उत्तर आएगा, लड़ी, किससे लड़ी, बस ये तो सकर्मक क्रिया के रूप में। अब यहाँ देखिए कैसे लड़ी, बहुत फेयर, तो ध्यान देना कब, क्यों, कहाँ, कैसे, अगर इनके उत्तर में जो आएगा, इन वर्ब में ये प्रश्न करने में जो उत्तर आएगा उनको हम, ठीक है, इंट्रांजिटिवली मतलब अकर्मक क्रिया के रूप में कहेंगे। और क्या या किसे, क्या या किसे प्रश्न करने पे जो उत्तर आएगा उनको हम ट्रांजिटिवली कहते हैं। द शॉट सैंक द शिप, ठीक है, सैंक डूब गया, क्या डूब गया, शिप जहाज, सकर्मक क्रिया। सैंक डूब गया, कैसे डूब गया, इसमें रैपिडली माने तेजी से, तो ये आपका अकर्मक क्रिया। तो इस तरह से ये होती हैं। नोट देख लेते हैं। कम, गो, फॉल, डाई, स्लीप, लाई आदि कुछ क्रियाएं ऐसे कार्यों को व्यक्त करती है जिनका प्रभाव किसी दूसरे पर नहीं पड़ता है। ये क्रियाएं सकर्मक की तरह कभी भी प्रयुक्त नहीं हो सकती हैं। मतलब कम, गो, फॉल, डाई, स्लीप, लाई, ये क्रियाएं आप याद कर लीजिए, ये कभी सकर्मक नहीं हो सकती, या कर्मक ही रहेंगी। क्यों, क्योंकि इनका प्रभाव किसी दूसरे पर पड़ ही नहीं सकता है, तो जब तक प्रभाव नहीं पड़ेगा तो सकर्मक कहीं नहीं जा सकती हैं। द मैन किल्ड हिमसेल्फ, ठीक है, आदमी स्वयं को मार दिया। जैसे वाक्यों में जहाँ कर्ता कर्म दोनों एक ही व्यक्ति के बोधक हों, क्रिया का प्रयोग निजवाचक के रूप में हुआ है। तो यहाँ जो है किल निजवाचक के रूप में हुआ, क्यों, क्योंकि कर्ता और कर्म दोनों एक ही व्यक्ति का बोधक हैं। इसमें आदमी ने मारा, किसे मारा है, स्वयं को मारा, तो स्वयं को मारा है मतलब ये निजवाचक के रूप में है, ठीक है। व्यक्ति और आदमी भले ही ऑब्जेक्ट की जगह आते हैं, हिमसेल्फ, किसे मारा, स्वयं को, लेकिन ये कार्य का प्रभाव जो है कर्ता पर ही पड़ रहा है, आगे पास ओवर नहीं हो रहा है, ठीक है। तो इसलिए जो है ये जो है निजवाचक
ऐसी क्रिया को निजवाचक कहते हैं, रिफ्लेक्सिवली, ठीक है, के रूप में यहाँ प्रयोग हुआ। चलिए आगे देखते हैं कुछ और जानकारी वर्ब से रिलेटेड। आगे देखते हैं, देखिए कभी कभी यद्यपि क्रिया निजवाचक के रूप में प्रयुक्त होती है, कर्म का कथन नहीं किया जाता है। जैसे ये बता रहे हैं कि मतलब उदाहरणों में छिपा हुआ निजवाचक सर्वनाम कोष्ठ में लिखा हुआ है। यहाँ कुछ उदाहरण दिया गया है कि जैसे इसमें क्या है कि निजवाचक क्रिया के रूप में है, लेकिन ये निजवाचक सर्वनाम जो होता है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है, लिखा नहीं जाता, तो उसमें छिपा रहता है तो समझ लिया जाता है। जैसे एग्जाम्पल, द बबल बर्स्ट, ठीक है, बबल मीन्स बबूला, बुलबुला, वर्स्ट माने फट जाता है या फूट जाता है, बुलबुले फूट जाते हैं। अब यहाँ इट सेल्फ इसमें छिपा हुआ है, स्वयं, बुलबुले स्वयं फूट जाते हैं, पानी का बुलबुला होता है ना, अपने आप फूट जाता है वो। गेस्ट मेड मैरी, गेस्ट माने मेहमान लोग, मेड मैरी माने आनंद मनाते हैं, तो स्वयं आनंद मनाते हैं, ठीक है, देमसेल्फ, स्वयं का आनंद लेते हैं। प्लीज़ कीप क्वाइट, कृपया शांत रहो, तो शांत रहो, कीप क्वाइट सुने हो कि शांत रहो, तो किसी को शांत करेंगे, स्वयं को ही तो शांत करेंगे। तो कीप योर सेल्फ क्वाइट मतलब अपने आप को शांत बनाए रखो। इस तरह से कभी कभी छिपा भी रहता है, इसमें आगे भी देखिए वाक्य पढ़ सकते हैं, ठीक है। विथ दीज वर्ड्स ही टर्नड टू द डोर, इन्हीं शब्दों के साथ वह दरवाजे से मुड़ गया, तो किसको मोड़ा, स्वयं को ही मोड़ा। जापानीज फेड चीफली ऑन राइस, जापानी लोग फीड चीफली ऑन राइस, मुख्य रूप से चावल पर, फीड माने खा खाकर जीवित रहना, खाते हैं। स्वयं जो है स्वयं को चावल खिलाते हैं, ठीक है, मतलब वो चावल उनका फेवरेट है। तो फीड के साथ देमसेल्फ किसको भोजन देंगे, फीड मीन्स भोजन देना स्वयं को। इन शब्दों में निजवाचक की कोई भी शक्ति नहीं मानते हुए इन्हें शुद्ध अकर्मक क्रियाओं का प्रयोग कहा जाता है। मतलब इसमें क्या है, देखिए शुद्ध अकर्मक क्रिया है, क्यों, क्योंकि इसके साथ ये जो है रिफ्लेक्सिव वाला पोर्शन जो है वो छिपा ही रहता है, लिखा ही नहीं गया है, तो लिखा ही नहीं गया तो अकर्मक क्रिया मानी जाती है, इसलिए तो लिखा नहीं जाता क्योंकि इनके साथ, तो लिखा जाएगा तो कर्म का काम कर देगा वो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, तो रिफ्लेक्सिवली भी कहा जाएगा, लेकिन ये पूरी तरह से इंट्रांसिटिव वर्ब है। कुछ क्रियाओं का प्रयोग निजवाचक के रूप में साधारण क्रियाओं के रूप में भी किया जाता है। जैसे कुछ क्रिया ऐसी हैं जो निजवाचक रिफ्लेक्सिवली के रूप में भी प्रयोग की जाएंगी, साधारण क्रिया के रूप में भी। जैसे एग्जांपल, डू नॉट फॉरगेट हिज नेम, उसका नाम मत भूलो। तो अब देखिए क्या है, मत भूलो, क्या नहीं भूलो, उसका नाम, ये तो आप ऑब्जेक्ट इसमें मिल जा रहा। आई फॉरगेट हिज नेम, मैं उसका नाम भूल गया, फॉरगेट माने भूल जाता हूँ, क्या भूल जाता हूँ, उसका नाम। तो ये दोनों क्रिया के रूप में है, ठीक है। अब यानी कि देखिए निजवाचक कहो चाहे साधारण क्रिया, दोनों कह सकते हैं। एक्विट योर सेल्फ, तो यहाँ साधारण क्रियाएं हैं, देखिए एक्विट योर सेल्फ एज मैन, स्वयं को एक आदमी के रूप में छोड़ दो। अब एक्विट मतलब छोड़ देना, मुक्त कर देना, योर सेल्फ किसे, स्वयं को। देखिए योर सेल्फ, सेल्फ या सेल्फ फार्म आ गया तो निजवाचक के रूप में है, सेल्फ या सेल्फ फार्म जहाँ नहीं आया है, ठीक है। देखिए इन्जॉय माई सेल्फ यहाँ भी निजवाचक के रूप में है। इन्जॉय गुड हेल्थ, वो अच्छे स्वास्थ्य का लाभ लेता, इन्जॉय माने आनंद लेता है, तो इसमें देखिए नहीं आया है। जिसमें सेल्फ या सेल्फ नहीं आया वो जान लीजिए साधारण क्रिया के रूप में है, जिसमें सेल्फ या सेल्फ आया है वो निजवाचक क्रिया के रूप में। तो इस तरह से इनका प्रयोग होता है। आगे यहाँ देखिए निम्नलिखित वाक्यों में क्रिया छांटिए, बताइए कौन सी क्रिया सकर्मक है, कौन सी अकर्मक है। तो आप इसको आराम से छांट सकते हैं, कोई भी दिक्कत हो पूछ भी सकते हैं कमेंट करके, ठीक है। अब जैसे मतलब एग्जाम्पल देख रहे हैं, एक द सन साइंस, चमकता, कैसे चमकता, ब्राइटली, तो कैसे, कब, क्यों, कहाँ, कैसे, अगर इनके उत्तर से आ रहा है तो सकर्मक क्रिया नहीं है, ये इसका पहचान है। और टेल, बताओ, क्या बताओ, ट्रुथ, अब क्या प्रश्न करने पे वर्ब में, या किसे या किसको, इनके प्रश्न से जो उत्तर आएगा उसको सकर्मक कहेंगे। टेल, बताओ, क्या बताओ, ट्रुथ, इस तरह से इसको आपको छांट सकते हैं। अब देखिए अकर्मक क्रियाओं का सकर्मक क्रिया के रूप में प्रयोग, कुछ अकर्मक क्रियाएं होती हैं उनका सकर्मक क्रिया के रूप में प्रयोग हो सकता है, तो चलिए देखते हैं कैसे होता है। जब अकर्मक क्रिया का प्रयोग प्रेरणा भाव, प्रेरणार्थक भाव, प्रेरणार्थक मतलब काज टू सेंस, काज टू वर्ब होती है, जो काज टू वर्ब किसे कहते हैं, जैसे कोई करता है खुद ना काम करके दूसरे से करवाता है, उसको हम काज टू वर्ब कहते हैं। जैसे वह घोड़ा दौड़ाया, तो खुद नहीं दौड़ा, घोड़े को दौड़ाया। तो वह बच्चों को हंसाया, तो इस तरह से खुद नहीं ऐसा हंसाया, दूसरे को से काम करवाता है, तो उसको हम काज टू सेंस कहते हैं। तो एग्जाम्पल सभी क्लियर हो जाएगा। तो जब अकर्मक क्रियाओं का प्रयोग प्रेरणार्थक भाव व्यक्त करने के लिए किया जाए तो वह सकर्मक बन जाती है, ठीक है, क्योंकि काज टू में कर्म का होना जरूरी है, तो सकर्मक बन जाती है। तो चलिए देखते हैं कैसे बन जाती है। अब यहाँ देखते हैं कुछ उदाहरण देखते हैं, जैसे द हार्स वॉक्स, घोड़ा, वॉक्स मीन्स टहलता है या चलता है। अब ये तो आपका कर्मक है, चलता है, कैसे चल, घोड़ा चलता है कैसे या क्या, कुछ उत्तर ही नहीं है, वर्ब के बाद कुछ नहीं लिखा गया, सीधी सी बात है, ऑब्जेक्ट ही नहीं।
अब यहाँ द ही वॉक्स, वह चलता है, द हार्स माने घोड़ा, वह घोड़े को चलाता है। तो अब यहाँ वाक में चलाता है, किसे चलाता है, घोड़े को, तो ऑब्जेक्ट आ गया, तो ये सकर्मक क्रिया है। तो इस तरह से अकर्मक सकर्मक दोनों रूप में प्रयोग किए। द गर्ल रैन डाउन द स्ट्रीट, लड़की गली में रैन डाउन, ठीक है, दौड़े। अब कहाँ दौड़ी, गली में, तो ये क्या है कि आपका स्थान तो आ रहा है, तो कहाँ से उत्तर आ रहा है, तो ऑब्जेक्ट नहीं कहा जा सकता है। बर्ड्स फ्लाई, चिड़िया उड़ती हैं, ऑब्जेक्ट है ही नहीं। यहाँ द गर्ल रैन ए नीडल इनटू हर फिंगर, तो लड़की जो है अपने अंगुली में, रैन नीडल मतलब एक सुई आर पार कर दी, ठीक है, मतलब उसकी उंगली में लड़की की एक सुई चुभ गई। तो अब यहाँ क्या है, किसे आर पार की, सुई को। अब यहाँ क्या है, किसे प्रश्न करने से आ रहा है, तो नीडल आ गया है। द बर्ड्स फ्लाई, लड़का जो है, लड़के फ्लाई माने उड़ाते हैं, क्या उड़ाते हैं, पतंग। तो अब यहाँ भी आ गया ऑब्जेक्ट। तो इस तरह से ऑब्जेक्ट आ जाता है। खुद तो नहीं उड़ रहे हैं ना, पतंग उड़ा रहे हैं, तो इसलिए जो है किस, जब कोई काम जो है करता खुद ना करके किसी, ठीक है, वो काम किसी दूसरे से कराता, तो उसको हम ठीक आक्रामक क्रिया कहते हैं। तो लड़का पतंग उड़ाता, खुद तो उड़ नहीं रहा है, लड़की ठीक है सुई को पार कराए अपनी उंगली में इधर से उधर, अब खुद तो पार नहीं है सुई, वह घोड़ा को चलाता है, खुद तो नहीं चला, घोड़ा को चला रहा है। इस तरह से होता है, जैसे ही मेक्स मी भी, वो मुझे रुलाता है, इस तरह से बहुत सारे वाक्य, ही मेड द हॉर्स रन, वो घोड़े को दौड़ा, ऐसे वाक्य आते हैं। इन ट्रांसट्यूम आम प्रयोग में प्रचलित कुछ क्रियाएं अपनी वर्तनी द्वारा पहचानी जाती हैं, वे सकर्मक हैं या अकर्मक। सकर्मक क्रिया अपनी आकर्मक क्रिया का प्रेरणार्थक रूप होती हैं। देखते हैं कैसे कि मतलब अपने वर्तनी द्वारा पहचाने जाते हैं सकर्मक या अकर्मक। मेनी ट्रीज फॉल इन द मानसून, कई पेड़ जो है मानसून में गिर जाते हैं, तो फाल गिर जाते हैं आकर्मक क्रिया है, ठीक है, गिरते हैं, ठीक, कहाँ गिरते हैं, मानसून में गिरते हैं, तो फाल है मेन वर्ब है। वुडमैन फेल ट्रीज, अब यहाँ वुडमैन में लकड़ी वाले आदमी यानी कि लकड़हारे जो है फेल ट्रीज, पेड़ों को गिरा दिए, किसे गिराया, पेड़ों को, तो ये सकर्मक क्रिया है। काज टू फॉल, गिरने का कारण हुआ, फेल फेल मतलब गिरना होता, गिराना होता। अब देखिए यहाँ क्या है, मेरे गिर जाते, कहाँ गिर जाते हैं, मानसून में गिर जाते हैं। तो यहाँ तो ऑब्जेक्ट तो कहाँ से आ रहा है, तो सीधी सी बात, आप कहाँ प्रश्न करने से वर्ब में आ रहा है, तो वो ऑब्जेक्ट माना नहीं जाएगा। यहाँ क्या, किसे या क्या प्रश्न करने से आएगा, तो ऑब्जेक्ट माना जाएगा। लाई स्टिल, शांत, लाई मीन्स बैठे रहो, लेटे रहो, शांति से लेटे रहो। ले द बास्केट देयर, बास्केट को वहाँ रख दो, ले मिस रखना होता, लाई का सेकंड फॉर्म देखिए, लाई से ले भी बना है, तो अब किसे रख दो, बास्केट को रख दो। तो इस तरह से ऑब्जेक्ट उत्तर में आ रहा है क्या, या किसी प्रश्न करने से, तो आप ट्रांसटिव रहेंगे, नहीं तो क्या रहेंगे, इंट्रांसटिव, अकर्मक। कुछ अकर्मक क्रियाओं के बाद में प्रीपोजिशन लगाने से वे सकर्मक हो जाते हैं। अगर कोई क्रिया कर्मक है उसमें प्रीपोजिशन लगा दोगे तो सकर्मक बन जाएगी। जैसे ऑल हिज फ्रेंड्स लाफ्ड एट, उसके सभी दोस्तों ने लाफ्ड एट माने लाफ्ड एट हिम, उस पर हंसे, लाफ्ड मीन्स हंसना, जैसे ही लाफ्स वो हंसता है, तो इस ये अकर्मक माना जाएगा। लेकिन लाफ साथ तुरंत एट लगा दोगे तो लाफ एट में हंसी उड़ाना, तब उसके बाद वर्ब लिखा जा सकता है। क्यों, क्योंकि प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन के बाद लिखे जाने वाला शब्द ऑब्जेक्ट माना जाता है, तो इसलिए आप एट लगा के इसको सकर्मक बना दिया गया। तब हिम, लाफ एट माने डिराइड, मतलब डिराइडेड मतलब उपहास उड़ाना, हंसी उड़ाना, उसके सभी दोस्तों ने उसकी हंसी उड़ाया। तो जब हंसना होगा तो सीधी सी बात है अकर्मक रहेगी, हंसी उड़ाना जब ऐट लगा दिए हंसी उड़ाना तब वो सकर्मक हो जाएंगे। इस तरह से बहुत सी वर्ब होती हैं जिनके साथ हम आप क्या लगा देते हैं, प्रीपोजिशन लगा देते हैं, तो वो सकर्मक बन जाती हैं, ठीक है, जिसको फ्रेजल वर्ब कहते हैं। इसके बारे में आप आगे चैप्टर डिटेल में पढ़ेंगे। कभी कभी प्रीपोजिशन क्रिया से पहले लगा दिया जाता है, जैसे शिवाजी ओवर केम द एनिमी, ओवर केम माने होता है जीतना, विजय प्राप्त करना, शिवाजी शत्रुओं पर विजय प्राप्त किया, तो केम मिस आना, लेकिन ओवर केम लगा दिए तो उसका अर्थ बदल दिया। देखिए विजय प्राप्त करना, तो इस किस पर या किसे जीते, ओवर केम मिस जीतना है, विजय प्राप्त किया, किसे जीते, शत्रु को, तो ये भी आपके प्रीपोजिशन लगा देने से बन जाती हैं सकर्मक। इस तरह से कभी कभी बन जाती हैं, उसका अर्थ चेंज करने के लिए लगा दिया तो ओवर केम। अब यहाँ देख हर ही ब्रेवली विथ स्टूड द अटैक, अब यहाँ स्टूड पहले विथ लगा दिया, इसमें देखिए ओवरफ्लोज, ठीक है, माने बहुत ज़्यादा ऊपर से बहना, तो इसमें भी लगा दिया। इस तरह से कभी कभी प्रीपोजिशन भी हम वर्ब पहले लगा देते हैं क्योंकि उनका अर्थ चेंज हो जाता है दूसरा अर्थ देने के लिए भी, ठीक है, आप भले ना ऑब्जेक्ट हों लेकिन उनका अर्थ चेंज हो जाता है, तो इस तरह से भी शब्द का निर्माण किया जाता है। कभी कभी कर्मक क्रिया के बाद ऐसे कर्म का प्रयोग होता है जिसका अर्थ उसी वाक्य में प्रयुक्त क्रिया से संबंधित या उसके समान होता है। ऐसे कर्म को सजाती कर्म, कॉग्नेट ऑब्जेक्ट या कॉग्नेट एक्यूजेटिव कहते हैं। तब इसको भी समझ लिए, कॉग्नेट ऑब्जेक्ट क्या होता है या कॉग्नेट एक्यूजेटिव, यानी सजाती कर्म क्या होता है।
कभी कभी अकर्मक क्रिया के बाद ऐसे कर्म का प्रयोग होता है जिसका अर्थ उसी वाक्य में प्रयुक्त क्रिया से संबंधित या उसके समान होता है। मतलब अकर्मक क्रिया के बाद ऐसे ऑब्जेक्ट का प्रयोग होगा जिसका अर्थ वाक्य में क्रिया से संबंधित ही या उसके समान ही रहेगा अर्थ। जैसे एग्जाम्पल से आपको समझ में आएगा, काग्नेट लैटिन भाषा की काग्नेटस से बना है जिसका अर्थ है एक इन में होता है समान, सिमिलर। आई हैव फाट ए गुड फाइट, मैं एक अच्छी लड़ाई लड़ा। फाट मीन्स भी लड़ना, फाइट मीन्स भी लड़ाई। तो लड़ाई लड़ना फाट माने खुद ही होता है, लेकिन यहाँ फाइट भी लिखा गया है, तो क्या लड़ा, लड़ाई। तो ये आपका ऑब्जेक्ट है, वो भी कैसा ऑब्जेक्ट है, कॉग्नेट ऑब्जेक्ट है। क्लियर, जो जो वर्ब का अर्थ है उसी से रिलेटेड वर्ब भी रहेगा, ऑब्जेक्ट भी रहेगा। जैसे ही लाफ्ड ए हार्टली लाफ, वह दिल से हंसा। लाफ मीन्स भी हंसना होता है, हार्ट ही लाफ मतलब दिल से हंसी, मतलब बहुत जोर से हंसा। तो ड्रीम टू, वह स्वप्न देखा, ए स्ट्रेंज ड्रीम, विचित्र स्वप्न, वह एक विचित्र स्वप्न देखा। ड्रीम माने भी स्वप्न देखना, ड्रीम भी लिखा गया। इस तरह से ही स्लीप्स ए स्लीप ऑफ जस्ट, स्लीप्स द स्लीप माने नींद लिया, नींद में सोता है। तो नींद स्लीप माने भी नींद होता है, स्लीप माने नींद में सोना भी होता है। डाई डेथ, मृत्यु को मरा, तो डाई मिस में मरना, डेथ भी दे दिएगा। साइड साई मिस आह, साइड मिस आह भरना। सैंग सॉन्ग, गीत गाना। ये सब तो सुने हो ना कि ही सैंग इस सॉन्ग, वह गीत गाया, ठीक है, सैंग ए स्वीट सॉन्ग। तो इस तरह से ही रैन ए रेस, वो एक दौड़ दौड़ा। लिव्ड द लाइफ, जीवन जिया। तो इस तरह से ये सभी वर्ब, इसी तरह से वर्ब से रिलेटेड ही शब्द जो उसका अर्थ है उसी से रिलेटेड उसका ऑब्जेक्ट भी है। तो सीधी सी बात, उसको हम कॉग्निट ऑब्जेक्ट कहते हैं। ये सब आपको जानना जरूरी है, क्योंकि आप कोई टेस्ट देने जाएंगे, किसी क्लास में नाम लिखाने के लिए या कोई कंपटीशन देंगे, तो उसमें पूछा भी जा सकता है कि हाँ पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़े हो, तो ये सभी जानकारी किसे कहते हैं, किसे नहीं कहते हैं। तो अच्छी बात है, जानना जरूरी है। यदि कोई संज्ञा क्रिया विशेषण की तरफ प्रयुक्त होकर किसी क्रिया विशेषण या क्रिया विशेषण को सीमित करते हुए टाइम, दूरी, वजन, मूल्य आदि भाव सूचित करे तो उस संज्ञा को क्रिया विशेषण कर्म कहते हैं। तो यहाँ कोई संज्ञा करना क्रिया विशेषण की तरह प्रयुक्त होकर किसी क्रिया यानी वर्ब, एडजेक्टिव, टाइम, डिस्टेंस, वेट, वैल्यू, एडवर्बियल ऑब्जेक्ट या एडवर्बियल एक्यूजेटिव, जिसको क्रिया विशेषणात्मक कर्म कहते हैं, ठीक है। ये सब भाव व्यक्त करें तो उसको हम एडवर्बियल ऑब्जेक्ट कहेंगे, ठीक। अब देखिए, मतलब कोई वर्ब है, इसमें कहने का मतलब ये है कोई वर्ब है, उसके बाद जो है, ठीक, कोई भी मतलब संज्ञा क्रिया विशेषण की तरह प्रयुक्त होकर किसी क्रिया, एडजेक्टिव, क्रिया विशेषण, मतलब इन सभी के लिए आएगा कोई भी नाउन जो है, तो उसको हम एडवर्बियल ऑब्जेक्ट कहते हैं। जैसे एग्जांपल देखते हैं, ही हेल्ड द पोस्ट 10 ईयर्स, वह इस पोस्ट को 10 ईयर्स से बनाए रखा, 10 साल से। आई कॉन्ट वेट ए मोमेंट लॉन्गर, मैं एक मोमेंट भी अधिक लंबे समय तक वेट नहीं कर सकता हूँ। अब यहाँ क्या है, 10 ईयर्स एडवर्बियल ऑब्जेक्ट है, इसमें ए मोमेंट एडवर्बियल ऑब्जेक्ट है। ही वेंट होम, वह घर गया, तो यहाँ कहाँ गया, घर गया, ये भी आपका ऑब्जेक्ट है। बहुत लोग पूछते हैं होम और हाउस में क्या डिफरेंस है, तो होम क्या है, एडवर्ब। देखिए वर्ब के बाद तुरंत आता होम ना, तो इसको एडवर्ब हम मानते हैं कि वह घर गया, कहाँ गया, क्योंकि कहाँ से प्रश्न उत्तर में आ रहा है ना कि ऑब्जेक्ट, ठीक है, स्थान बता रहा है ये। जब इसके पास माई आ जाएगा, माई होम, योर होम, ठीक है, तो इनको नाउन कह सकते हैं। ही स्वान ए माइल, ही स्वयं ए माइल, वह 1 माइल तक स्वयं, मतलब स्विम तैरना, सेकंड फॉर्म स्वयं है, तैरा। इसमें ये आपका कहाँ तैरा, 1 मील तक तैरा, ठीक है। द वेट, ही वेज 7 स्टोन, वेज माने वजन रखता है, 7 स्टोन। अब यहाँ क्या है, देखिए स्टोन, रुपीज, ये सभी क्या है, एडवर्बियल ऑब्जेक्ट इनको कहा जाता है। चलिए आगे देखते हैं। आइए अब देखते हैं अपूर्ण क्रियाएं। वर्ब्स ऑफ इनकम्प्लीट प्रेडिकेशन किसे कहते हैं, ये आपसे पूछ लिया जाएगा, वर्ब्स ऑफ इनकम्प्लीट प्रेडिकेशन कहते हैं, तो इसकी जानकारी आपको होना चाहिए। अपूर्ण क्रियाएं उसको हिंदी में कहते हैं। द बेबी स्लीप्स, जैसे उदाहरण देखते हैं, बच्चा सोता है। द बेबी स्लीप सीम्स हैप्पी, बच्चा खुश लगता है। सीम्स मीन्स प्रतीत होना या लगना। अब दोनों वाक्य को समझिए, आपको इनकम्प्लीट प्रेडिकेशन पता चल जाएगा, पूर्ण क्रिया कौन है। अब देखिए इन दोनों वाक्यों में क्रिया अकर्मक है, ठीक है, ऑब्जेक्ट नहीं दिया गया है, क्या है, किसी प्रश्न करने कुछ नहीं होता। किंतु जब मैं कहता हूँ द बेबी स्लीप्स, तो पूर्ण भाव व्यक्त हो जाता है, बच्चा सोता है, हाँ भाई सोता है, पूरा कंप्लीट भाव। लेकिन दूसरी ओर यदि मैं कहूँ कि बेबी स्लीप्स, बेबी सीम्स, स्लीप्स ना कहे सीम्स, बच्चा प्रतीत होता है, तो मैं पूर्ण भाव व्यक्त नहीं कर पाता। क्या प्रतीत होता है या लगता है, कैसे लगता है, खुश की दुखी, ये सब कुछ नहीं क्लियर हो पाया। तो
सीम्स को पूर्ण भावित करने के लिए हैप्पी चाहिए, ऐसी क्रिया पूर्ण क्रिया कहलाती है। तो मतलब कि कोई ऐसी क्रिया जिससे पूर्ण भाव न व्यक्त हो पाए, उसके बाद कुछ ना कुछ लिखना ही पड़े उसको पूर्ण भाव व्यक्त करने के लिए, सेंस को कंप्लीट करने के लिए। क्योंकि वाक्य किसे कहते हैं, जिससे पूर्ण भाव व्यक्त हो उसे वाक्य कहते हैं। तो पूर्ण भाव हमको व्यक्त ही करना पड़ेगा। तो जो पूर्ण भाव व्यक्त करने के लिए हैप्पी जब आ गया तब इसको हम पूर्ण भाव व्यक्त हो गया। इसलिए ये सीम्स जो है ऐसी क्रिया क्या है, हम बर्ब्स ऑफ इनकम्प्लीट प्रेडिकेशन, अपूर्ण क्रियाएं कही जाती हैं जिनके साथ बिना कुछ कंप्लीमेंट लिखे पूरा नहीं किया हो सकता उसका अर्थ, उसको इनकम्प्लीट प्रेडिकेशन कहते हैं। प्रेडिकेट मतलब क्या होता है, विधेय। तो इनकम्प्लीट अपूर्ण, तो मतलब ये क्या है, वर्ब के बाद तो विधेय ही आता है ना, वर्ब और ऑब्जेक्ट ये सब कंप्लीमेंट ये विधेय में ही आता है, तो इसलिए इनकम्प्लीट प्रेडिकेशन कहते हैं। अब देखते हैं ये तो हैप्पी शब्द को क्रिया का पूरा कंप्लीमेंट ऑफ द वर्ब अथवा कंप्लीशन ऑफ प्रेडिकेट कहते हैं, क्योंकि ये वाक्य का भाव पूरा करने के लिए आवश्यक है। तो हो गया, बता ही दी। सामान्यतः पूर्ण क्रियाएं ब्रिंग, बिकमिंग, सीमिंग, अपीयरिंग के भाव को व्यक्त करती हैं। ब्रिंग मीन्स लाना, बिकमिंग होना, सीमिंग प्रतीत होना, अपीयरिंग दिखाई पड़ना। पूरक प्रायः संज्ञा यानी जिसे प्रेडिकेटिव नाउन कहते हैं या विशेषण कहते हैं। यदि मतलब ये संज्ञा भी हो सकता है, विशेषण भी हो सकता है, ये सब हो सकते हैं। एडवर्ब भी हो जाता है, ऐसी बात नहीं कभी कभी। यदि पूरक कर्ता या उद्देश्य की व्याख्या करें तो कर्ता संबंधी पूरक कहते हैं। जैसे अब बात आती है पूरक का प्रयोग वाक्य में किस तरह से होता है, दो तरह से होता है। एक सब्जेक्टिव कम्प्लीमेंट कर्ता संबंधी पूरक, और एक होता है ऑब्जेक्टिव कम्प्लीमेंट, अभी आएगा। तो कर्म संबंधी पूरक, तो दोनों देख लेते हैं एग्जाम्पल कैसे हैं। द टैबी इज ए कैट, टैबी कैट है, टैबी कौन है, कैट है, कैट कौन है, टैबी। तो जब सब्जेक्ट और वर्ब के बाद आने वाला शब्द एक ही है, एक दूसरे के लिए ही है, तो उसको हम सब्जेक्टिव कम्प्लीमेंट कहते हैं। क्योंकि टैबी ही कैट है, कैट ही टैबी, उसी का नाम है। टैबी एक कैट है, बिल्ली है, बिल्ली कौन है, कैट। द अर्थ इज राउंड, धरती गोल है, गोल कौन है, धरती, धरती कैसी है, गोल है। तो द अर्थ इज के बाद पूर्ण भावित करने के लिए राउंड आया, यहाँ इज के बाद एक कैट आया, इसको हम सब्जेक्टिव कम्प्लीमेंट कहते हैं। इसके बारे में डिटेल वीडियो भी हम सर्च करेंगे, सब्जेक्टिव और मतलब कम्प्लीमेंट, काइंड्स ऑफ कम्प्लीमेंट, तो ये आपको चैनल पे मिल जाएगी। ये रेन एंड मार्टिन से हम स्पेशल ग्रामर है, इसको हम जानकारी दे रहे हैं। बाकी तो इसके बारे में वीडियो पढ़ी भी है और आगे फिर भी बनाया जाएगा आगे। देखिए नोट्स, जब सब्जेक्टिव कम्प्लीमेंट संज्ञा हो तो इसका वही कारक होगा जो कर्ता का सब्जेक्ट का है, अर्थात कर्ता कारक। तो वो भी मतलब कर्ता कारक में ही आएगी, क्योंकि कर्ता के लिए तो आई है। कुछ क्रियाओं के साथ उसके कर्म के अतिरिक्त पूर्ण भाव व्यक्त करने के लिए पूरक की आवश्यकता भी होती है। अब यहाँ जैसे कर्म का पूर्ण भाव व्यक्त करने, जैसे इसमें तायबी है, पता नहीं क्या, बिल्ली है, एक बंदर है, तो कैट लिख दिए, क्लियर हो गया। पृथ्वी है, कैसे है, पता नहीं कैसे है, राउंड लिख दिए, गोल, क्लियर हो गया। तो इस तरह से और जैसे जॉन बिकेम सोल्जर, जॉन सैनिक हो गया, क्या हो गया, बिकेम हो गया तो सैनिक हो गया, सैनिक कौन हो गया, जॉन हो गया, एक दूसरे के लिए आए तो सब्जेक्टिव कम्प्लीमेंट। लेकिन यहाँ क्या है, ऑब्जेक्ट लिया आएगा। जैसे द बॉयज़, लड़कों ने मेड राम, राम को बनाया, पता नहीं क्या बना दिया। अगर लिख देंगे कैप्टन तो अर्थ क्लियर हो गया। तो कैप्टन आपका कम्प्लीमेंट है, लेकिन किसका कम्प्लीमेंट है, राम का कम्प्लीमेंट है, क्योंकि राम के अर्थ को पूरा कर रहे हैं। लड़कों ने बनाया, किसे बनाया, राम को, तो राम आपका ऑब्जेक्ट है। क्या बनाया, कैप्टन। तो क्या प्रश्न करने से भले वर्ब में आ रहा है, लेकिन ये राम के अर्थ को पूरा करने के लिए आया है, इसलिए हम क्या कहेंगे, इसे ऑब्जेक्टिव कम्प्लीमेंट कहेंगे। दूसरे में एक्सरसाइज हैज मेड हिज मसल्स, व्यायाम जो है उसके मांसपेशियों को मेड मीन्स बना दिया, कैसा बना दिया है, स्ट्रांग, मजबूत बना दिया। अगर ये नहीं बनाएंगे, मसल्स को बना दिए, पता नहीं क्या बना दिया। जब तक स्ट्रांग नहीं लिखेंगे तब तक इसका पूर्ण भाव व्यक्त नहीं होगा। किसे बनाया, मसल्स को, क्या बनाया, स्ट्रांग। तो भले क्या प्रश्न करने से आ रहा है, लेकिन ये ऑब्जेक्ट के अर्थ को पूरा करने के लिए आ रहा है, तो यानी कि ऑब्जेक्टिव कम्प्लीमेंट। अब देखिए क्या, मसल्स को शक्तिशाली बनाया, शक्तिशाली किसे बनाया, मसल्स को, मसल्स को क्या बनाया, शक्तिशाली। दोनों एक दूसरे के लिए आ रहे हैं। इसमें राम को कप्तान बनाया, कप्तान किसे बनाया, राम को बनाया। तो जब ऑब्जेक्ट के लिए ही उसके बाद वाला शब्द आया तो उसको ऑब्जेक्टिव कम्प्लीमेंट कहते हैं। अब देखिए इस तरह से और भी एग्जाम्पल आप पढ़ सकते हैं। देखिए प्रत्येक उदाहरण में पूरक कर्म की व्याख्या करता है और तथा इससे कर्म संबंधी क्रिया पूरक कहते हैं, यानी ऑब्जेक्टिव कम्प्लीमेंट कहते हैं। जब ऑब्जेक्टिव कम्प्लीमेंट संज्ञा हो तो यह कर्म कारक के रूप में होगा, इसका अन्वय यानी एग्रीमेंट कर्म से होगा। ठीक है, कह रहे हैं कि ऑब्जेक्टिव कम्प्लीमेंट संज्ञा हो तो कर्म संबंध, तो कर्म कारक में होगा, तो संज्ञा ही रहता है तो कर्म कारक में रहेगा अक्सर। ठीक है, तो अन्वय तब एग्रीमेंट कर्म से होगा। ठीक है, अब देखिए और भी एग्जाम्पल देखिए, यहाँ दिया ही द हिज पेरेंट्स नेम्ड हिम, उसका नाम रखे, क्या रखे, हरि। तो नेम नाम रखे, किसका रखे, उसका। तो ये आपका ऑब्जेक्ट है, किसे नाम दिए, नाम दिए रखना, तो उसे ऑब्जेक्ट है, क्या रखे, हरि। भले क्या से आ रहा है, लेकिन अब यहाँ क्या है, हरि किसके लिए आया, हिम के लिए आया, हिम किसके लिए आया, हरि। हरि किसका नाम है, हिम, उसका, उसका क्या नाम है, हरि।
एक दूसरे के लिए है। इस तरह से ये ऑब्जेक्टिव कम्प्लीमेंट होते हैं। तो इनके बारे में आपको डिटेल वीडियो भी चैनल पे पड़ी है, ग्रामर की प्लेलिस्ट में आप जाएंगे ग्रामर फॉर ऑल एग्जाम, तो आपको इसके बारे में डिटेल जानकारी मिल जाएगी। और भी अगर जानना चाहते हैं तो, नहीं तो आप इसको वीडियो को दोबारा और देख लीजिए, कम समझ में आएगा, कोई दिक्कत हो आप पूछ भी सकते हैं कमेंट करके। तो आई होप वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। हेलो स्टूडेंट्स, आइए आज क्रिया में हम मूड को पढ़ते हैं। मूड क्या होता है? मूड में से होता है क्रियार्थ या वृत्ति। तो जब हम अपनी बात को कहते हैं तो कई तरीके से कहते हैं। जिस तरीके से कहते हैं, जिन पद्धतियों या दशाओं को जिनमें क्रिया काम करने के लिए प्रयुक्त की जाए उसे क्रियार्थ कहते हैं। तो मूड किसे कहते हैं? देखिए, विभिन्न पद्धतियों या दशाओं को जिनमें क्रिया काम करने के लिए प्रयुक्त की जाए क्रियार्थ कहते हैं। लैटिन भाषा के मूड शब्द कहाँ से बना है? लैटिन भाषा के मोडस से बना है, जिसका अर्थ होता है ढंग या रीत। मूड शब्द लैटिन भाषा के मोडस से आया, जिसका अर्थ होता है ढंग या रीत, मतलब किस ढंग से, किस रीत से, तो वही तरीके से काम किया जाता है। तो काम करने के लिए जो प्रयुक्त होती है क्रिया, जिस तरीके से हम काम करते हैं तो उसको हम मूड कहते हैं। तो चलिए देखते हैं कितने तरीके से हम काम करते हैं, कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसको जो है बिना जाने आप ट्रांसलेशन भी गलत करेंगे, वाक्य को करेक्ट नहीं कर पाएंगे, इसलिए बहुत ज़रूरी है इसको जानना। बोलचाल में भी इसका बहुत प्रयोग होता है, तो इसलिए हर दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में भी बहुत आता है। क्रिया का देखिए, पहले इसको समझिए। क्रिया का सबसे साधारण प्रयोग किसी तथ्य का वर्णन करना या प्रश्न पूछना है। तो मूड क्या क्या काम करता है जान लो। तो क्रिया का सबसे साधारण प्रयोग किसी तथ्य का वर्णन करना या प्रश्न पूछना होता है। तो मूड में एक ये होता है कि मतलब ये किसी तथ्य का वर्णन करना या प्रश्न पूछने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। तो यानी कि जो वही जो हम अफर्मेटिव या नेगेटिव वाक्य कहते हैं और प्रश्नवाचक वाक्य, तो ये दोनों जो है मूड, ठीक है, सेम मतलब क्रियार्थ, मतलब क्रिया जिस तरह से हमारा मूड नहीं बदलता उस तरह से हम जब जिस हिसाब से बात करते हैं तो उस हिसाब से मूड भी, क्रिया भी बदलती है। तो तथ्य का वर्णन करने या प्रश्न पूछने के लिए प्रयोग किया जाता है। जैसे एग्जाम्पल, आई राइट टू माई ब्रदर एवरी वीक, मैं प्रत्येक हफ्ते अपने भाई को पत्र लिखता हूँ। हु रोट दैट लेटर, वह पत्र कौन लिखा। तो किंतु क्रिया का प्रयोग आज्ञा व्यक्त करने के लिए भी किया जाता है। और क्रिया का प्रयोग कहाँ किया जाता है? देखिए, मूड में बदला तो हम आज्ञा भी दे सकते हैं किसी को, भाई वर्णन भी कर सकते हैं, प्रश्न पूछ सकते हैं, तो आज्ञा भी दे सकते हैं। राइट नीटली, साफ ढंग से लिखो। नीट मतलब साफ सुथरा, साफ सुथरा लिखो। तो ये देखिए आज्ञा सूचक वाक्य में भी आ गया मूड। अब मूड बदला गया तो हम संभावना भी व्यक्त कर सकते हैं, कल्पना भी कर सकते हैं अपने लिए। अथवा क्रिया का प्रयोग देखिए केवल अनुमान या संभावना व्यक्त करने के लिए भी किया जाता है। जैसे संभावना, अनुमान या संभावना, जिसको सपोजिशन कहते हैं, कल्पना, अनुमान या संभावना। तो ऐसे अनुमान या संभावना जिसमें हम कुछ कल्पना करते हैं, इमेजिन करते हैं, कोई ऐसी कोरी कल्पना करते हैं जो जान रहे हैं पूरा नहीं होगा, तब भी हम कर ही लेते हैं। ऐसी भी कल्पनाएं होती हैं। तो कुछ पूरा करने की, ठीक है, कुछ तो काम पूरा होने की संभावना रहती है, तो कुछ तो हम कल्पना ही करते हैं। तो अनुमान या संभावना व्यक्त करने के लिए, जैसे एग्जाम्पल, इफ़ आई वर यू, यदि मैं तुम्हारे स्थान पर होता, आई वुड डू नॉट डू दैट, तो मैं इसे नहीं करता। अब यहाँ देखिए आई के साथ वर लगा है, क्यों लगा है? ये ना सोचिए कि वर गलत है। कभी भी इफ़ रहेगा तो इफ़ के साथ जो है होता, होता की अंग्रेजी क्या लगता है? वर लगता है, ठीक है। अगर कोई मतलब वर्ब नहीं रहती है तो वर ही हम लगा दें। इफ़ आई वर यू, यदि मैं तुम्हारे स्थान पे होता, आई वुड नॉट डू दैट, तो मैं इसे नहीं करता था। अब यहाँ भी देखिए आई के साथ शुड नहीं लगेगा, या सेल का शुड, ये ना सोचिए आई वुड ही लगेगा। तो ग्रामर का रूल है कि अनुमान या संभावना व्यक्त करने के लिए इफ़ वाले क्लास में पास्ट कॉन्टिन्यूस की सहायक यानी कि वर लगेगा, ठीक है। कोई भी सब्जेक्ट हो, एक वचन हो या बहुवचन हो, ही रहेगा तब भी वर, आई रहेगा तब भी वर। और इसमें जो है मुख्य वाक्य में जिसमें कंजक्शन नहीं रहता है तो उसमें उड लगेगा। तो ये मॉडल होता है। जैसे इफ़ वाले वाक्य देखिए तीन तरीके से बनते हैं। एक तो होता है इफ़ यू डू नॉट वर्क हार्ड, क्लियर, यदि तुम कठिन परिश्रम नहीं करोगे, ठीक है, तो तुम क्या हो जाओगे? फेल हो जाओगे, ठीक है। तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट और फ्यूचर इंडेफिनिट के स्ट्रक्चर मानता है। तो गा गे दोनों की हिंदी में आएगा तब। अब दूसरा है इफ़ के साथ वर लगेगा तो उड लगेगा, ता आएगा। जैसे यदि मैं तुम होता, मतलब तुम्हारे स्थान पर होता, तो मैं इसे नहीं करता। यदि मैं इफ़ आई वर वर्ड भी कह सकते हैं, यदि मैं पक्षी होता, आई वुड फ्लाई इन द स्काई, तो मैं आकाश में उड़ता। एक तीसरा भी तरीका होता है इफ़ से, जैसे इफ़ के साथ जैसे हैड लगता है तब वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखा जाता है, ठीक है ना, सब्जेक्ट हैड। जैसे इफ़ ही हैड गॉन देयर, यदि वह वहाँ गया होता तो फिर अगले वाले वाक्य में रहेगा वुड हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो ही वुड हैव सक्सीडेड, तो वह सफल हो जाता, ठीक है। तो इस तरह से होता है। इफ़ जैसे एग्जाम्पल होता है कि इफ़
दशरथ हैड नॉट गॉन टू फॉरेस्ट, ये दशरथ बन नहीं गए होते हैं, सॉरी राम, इफ़ राम हैड नॉट गॉन टू फॉरेस्ट, यदि राम बन न गए होते कॉमा दशरथ वुड नॉट हैव डाइड, तो दशरथ ना मरते। तो इस तरह से भी होता है, जो काम हो ही गया है, बीत ही गया हो, तो हैड प्लस थर्ड फॉर्म लगता है और वुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म। और जो है ये भविष्य के लिए हम कल्पना करेंगे, यदि मैं तुम्हारे स्थान पे होता तो मैं ना करता, मतलब है ये भी फ्यूचर इन द पास्ट, तो वर के साथ लगता है, तो वही कुल मिला के वर के साथ वुड लगेगा और हैड प्लस थर्ड फॉर्म के साथ वुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म लगेगी। ये सब आप आगे कंडीशनल सेंटेंस में बहुत डिटेल में इसको पढ़ेंगे। तो चलिए इस मॉडल था, बता दिए कि 3 तरीके से इफ़ के वाक्य आते हैं। एक तरीका इफ़ के साथ जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट, फिर अगला वाक्य फ्यूचर इंडेफिनिट, इफ़ के साथ वर, फिर वुड, इफ़ के साथ हैड प्लस थर्ड फॉर्म, वुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म, पैसिव वॉइस में रहेगा तो वुड हैव बीन भी लगा सकते हैं। तो चलिए आगे की बात है, डिटेल में पढ़ेंगे। इन विभिन्न पद्धतियों दशाओं को जिनमें क्रिया काम करने के लिए प्रयुक्त की जाती है उसे हम क्रियार्थ कहते हैं। तो ये तो बता ही दिए कि क्रियार्थ का काम क्या होता है, ठीक है, तथ्य का वर्णन करना, आज्ञा देना, अनुमान या संभावना व्यक्त करना। परिभाषा मूड किसे कहते हैं? मूड क्रिया की वह दशा या पद्धति है जो काम करने के ढंग बताते हैं। मूड मतलब क्या होता है? मोड मतलब ढंग, ठीक है, कुल मिला के काम करने का ढंग जो व्यक्त करे उसे हम क्रियार्थ कहते हैं। अंग्रेजी में 3 क्रियार्थ हैं, तीनों जान लीजिए। इंडिकेटिव है, इंडिकेटिव माने निश्चयार्थ, निश्चय धन अर्थ। इम्परेटिव माने विध्यार्थ, विधि धन अर्थ, कोई विधि बताएगी उसका अर्थ, निश्चय करके उसका अर्थ बताए। सबजंक्टिव माने होता है संभावनार्थ, यानी संभावना प्लस अर्थ। तो चलिए इसके बारे में डिटेल देखते हैं। आगे देखते हैं, देखिए निश्चयार्थ वृत्ति में इंडिकेटिव मूड के बारे में थोड़ा जानते हैं। इंडिकेटिव माने होता है निश्चयार्थ। निश्चयार्थ वृत्ति का प्रयोग होता है कहाँ होता है? घटना का वर्णन करने के लिए, जैसे अफर्मेटिव नेगेटिव वाक्य में, जैसे राम गोज टू स्कूल डेली, वी आर टॉट अर्थमेटिक, हमें अंकगणित पढ़ा जाता है। ही राइट्स लीजिबली, लीजिबली मतलब पढ़ने होगा, पढ़ने योग्य लिखता है, पढ़ने ढंग से इस तरह से देखिए प्रश्न पूछने के लिए भी लगता है। हैव यू फाउंड योर बुक, क्या तुम अपनी किताब पाए? आर यू वेल, क्या तुम अच्छे हो? मतलब अफर्मेटिव या निगेटिव और इंट्रोगेटिव इसमें आता है वर्णन करने के लिए। तो प्रत्येक वाक्य में तिरछे लिखे हुए निश्चयार्थ वृत्ति है जो भी तिरछे शब्द लिखे गए हैं, ये वर्ब जो हैं इन सभी वाक्यों में, वो क्या है? आपके मूड हैं, इंडिकेटिव मूड है। इंडिकेटिव माने होता है निश्चयार्थ। निश्चयार्थ वृत्ति का प्रयोग सत्य घटना के रूप में मानी गई संभावना या कल्पना को व्यक्त करने के लिए भी किया जाता है। कहाँ और किया जाता है? सत्य घटना या कल्पना। जैसे देखिए, इफ़ आई एम टू बी ए बेगर, यदि मैं एक भिखारी हूँ, आई शैल नॉट मेक मी रैस्कल, तो मैं अपने आप को बदमाश नहीं बनाऊंगा। रैस्कल मैंने बदमाश, दुष्ट। यदि मैं भिखारी हो जाऊंगा तो मैं अपने आप को तो भी बदमाश नहीं बनाऊंगा। तो यहाँ क्या गा गे गी आ रहा ना, तो इफ साथ आई एम को मतलब ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस ही माना जाए, क्योंकि एम के साथ कभी भी आईएनजी नहीं आता तो उसे इंडेफिनिट टेंस मानेंगे। तो ये गा गे गी इसके अर्थ में, यदि मैं भिखारी हो जाऊंगा, एज्यूमिंग एज ए फैक्ट दैट, मतलब एज्यूम मैंने मानना है, मान लिए मैं भिखारी भी हो जाऊंगा, आई शैल नेवर मेक मी ए बस रैस्कल, तो भी मैं अपने आप को दुष्ट नहीं बनाऊंगा। रैस्कल में दुष्ट या बदमाश, कहीं चोरी बेईमानी करना, ये सब। भिखारी होने के बाद में मैं किसी को लूटूँ पुट मतलब कि चोरी नहीं करूँगा, दुष्टाई नहीं करूँगा। इफ़ इट रेन्स, यदि वर्षा होगी, आई शैल स्टे होम, तो मैं घर पर ही रुका रहूँगा। एज्यूमिंग एज ए फैक्ट दैट इट विल, इफ़ इट विल, एज्यूम मैंने मान लेना एक किसी तथ्य को कि हाँ बारिश होगी। इस तरह से प्रेजेंट इंडेफिनिट आया, इधर फ्यूचर इंडेफिनिट, ये भी आपको मॉडल जानना है। चलिए आगे देख लेते हैं, मूड, इम्परेटिव मूड देख लेते हैं। विध्यार्थ वृत्ति का प्रयोग निम्नलिखित बातों को व्यक्त करने के लिए किया जाता है। आज्ञा के लिए भी देखिए इम्परेटिव मूड का प्रयोग किया जाता है। इम्परेटिव मूड मतलब इम्परेटिव सेंटेंस वही, इंडिकेटिव माने असर्टिव सेंटेंस और इंट्रोगेटिव, ये आप सब जानते होंगे, लेकिन मूड के हिसाब से भी जानिए, क्योंकि आपके एग्जाम में पूछ लीजिएगा इंडिकेटिव मूड किसे कहते हैं, या सेंटेंस दे देगा, कह देगा किस मूड में लिखा गया है, तो आपको जानना जरूरी है। ये देख दे, इसमें इम्परेटिव सेंटेंस कह देगा, दे देगा, कह देगा कि कौन सा मूड है, तो इम्परेटिव मूड में है, ये जानना जरूरी। मतलब क्रिया का मूड कैसा है, मतलब इम्परेटिव में है। वेट हियर, यहाँ इंतजार करो, कम हियर, यहाँ ओपन योर बुक एट पेज नंबर 7, पेज 7, अपना किताब का पेज 7 खोलो। उपदेश या प्रबोधन, जैसे बी स्टडी, स्थिर रहो, टेक केयर ऑफ योर हेल्थ, अपने स्वास्थ्य की देखभाल करो, ट्राई टू डू बेटर, अच्छा करने का प्रयास करो। प्रार्थना के लिए जैसे हैव मर्सी अपॉन अस, हम पर दया करो। गिव अस दिस डे और डेली ब्रेड, इस दिन हमारा भोजन दे दो। डेली ब्रेड मतलब दैनिक भोजन, नहीं प्रतिदिन का भोजन, इस दिन का हमारा भोजन दे दो। अब यहाँ सभी तिरछे जो वर्ब हैं सभी जो है क्या हैं, इम्परेटिव मोड में है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, वाक्य की शुरुआती है।
इतना तो पता है वाक्य की शुरुआती वर्ग फर्स्ट फॉर्म। नोट देखिए, विद्यार्थी यानी इम्परेटिव मोड का प्रयोग मध्यम पुरुष में होता है क्योंकि आप आज्ञा पाने वाला ही वही व्यक्ति होता है जिससे बात हो रही है, किंतु उत्तम या अन्य पुरुष में इसी प्रकार के भाव व्यक्त करने के लिए सहायक क्रिया का प्रयोग लेट का प्रयोग किया जाता है। कहने का मतलब ये सामने के लिए आप यू का प्रयोग करते हैं, लेकिन यू छिपा रहता है इन सभी वाक्यों में। ट्राई टू, जैसे डू बेटर, अधिक अच्छा प्रयास करने, तुम अधिक अच्छा करने का प्रयास करो, ऐसे भी हम कर सकते हैं, यू छिपा रहता है। तो अगर मान लीजिए यू सामने वाले के लिए यानी सेकंड पर्सन मध्यम पुरुष जिसको कहते हैं को कोई आदेश, प्रार्थना, सलाह उस दे रहे हो, तो अब तो आप फर्स्ट फॉर्म से शुरू करोगे। लेकिन अगर मान लीजिए आपके सामने वो नहीं है, किसी और को आप आ, कह रहे हो, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, लेट का प्रयोग करना पड़ता है। जैसे लेट मी गो, मुझे जाने दो, ठीक है। लेट अस गो, हमें जाना चाहिए, या हम आओ हम चलें। लेट हिम गो, उसे जाने दो। लेट देम गो, उसे जाने दो। यानी हम लेट का भी प्रयोग करते हैं। देखिए ध्यान ये देना है कि लेट के साथ यू का प्रयोग नहीं होता है। अगर इसे अगर यू का प्रयोग नहीं करना है तो लेट के बाद हम क्या करते हैं, मी का प्रयोग करते हैं, अस का प्रयोग करते हैं। यानी फर्स्ट पर्सन हो गया, लेट के साथ हिम, देम, ये थर्ड। यानी लेट के साथ सेकंड पर्सन का प्रयोग ना करके हम फर्स्ट या थर्ड पर्सन का प्रयोग करते हैं। विद्यार्थी इम्परेटिव मोड में करता यू छिपा रहता है। देखिए उसी में छिपा रहता है। जैसे यू लेट मी गो, मुझे जाने दो, इम्परेटिव मोड है। अगर इसमें कहते हैं यू लेट मी गो, तुम मुझे जाने देते हो, तब इसका अर्थ हो जाएगा यू लेट अस गो, तुम हमको जाने देते हो। यू लेट हिम गो, तुम उससे जाने दो। तो इस तरह से तब जो है हम इम्परेटिव सेंटेंस ये ख़त्म ही हो जाएगा। इसके पहले यू लगा देंगे लेट से पहले, ठीक है। और यहाँ भी यू लगा देंगे किसी भी वाक्य से पहले, तो वो इंडेफिनिट टेंस हो जाएगा, अफर्मेटिव हो जाएगा, इंडिकेटिव मूड हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए अगला मूड जो है हमारा सबजेक्टिव मूड है, संभावनात्मक अर्थ। 3 मूड बताया गया था ना, इंडिकेटिव, इम्परेटिव, सबजेक्टिव। तो सबजेक्टिव मूड किसे कहते हैं, संभावनार्थ के रूप में निम्नलिखित हैं। इसमें संभावना प्रकट की जाती है तो उसको सबजेक्टिव मूड प्रकट करते हैं। तो जैसे देखते हैं वर्तमान संभावनार्थ, प्रेजेंट। 2 प्रकार के सबजेक्टिव मूड होते हैं, प्रेजेंट सबजेक्टिव, पास्ट सबजेक्टिव। तो दोनों देखते हैं क्योंकि इनका भी प्रयोग बहुत ज़्यादा होता है। अपडेटिव सेंटेंस वगैरह में होता है इनका प्रयोग, और इफ़ वाले वाक्य में होता है। तो इसलिए यानी इच्छावाची वाक्य, काल्पनिक वाक्य, इन सभी में होता है। देखते हैं, बहुत ज़रूरी है इसको भी जानना। देखिए अब क्योंकि अब यहाँ प्रेजेंट सबजेक्टिव मूड जब रहेगा तो उसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी। जैसे या तो बी लगेगी, वर्ब बी, जैसे वी, आई वी, यू वी। ये ना सोचो ये दे वी, सबके साथ भी लगेगा। ये ना सोचो वी का प्रयोग तो बिल या सेल के साथ लगता है। अगर मतलब प्रेजेंट सब्जेक्टिव मोड बताना है तो सभी के साथ बी लगेगा। अगर कोई क्रिया नहीं रहेगी तो उसमें बी लगा देंगे। हाँ क्रिया है तो आप क्रिया का फर्स्ट फॉर्म लगाइए। जैसे एक यहाँ एग्जाम्पल दिया गया है, जैसे आई स्पीक, यू वी है तो वी स्पीक। स्पीक कोई ज़रूरी नहीं है कि स्पीक के साथ अब गो आ सकता है, कुछ भी आ सकता है। एक मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म बता रहे हैं कि इसके साथ स्पीक वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, सब्जेक्ट चाहे जो हो सकता है। या तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगा, या तो कोई वर्ब नहीं रहेगी तो बी लगा देंगे। और पास्ट में रहेगा तो सभी के साथ जो है वर लगेगा। जैसे आई वेयर अभी पीछे नहीं पड़े थे, अब देखिए सबके साथ वर लगा देंगे। या और सबके साथ वर्ब की कौन सी फॉर्म लगा देंगे, फर्स्ट फॉर्म लगा देंगे। अगर फर्स्ट नहीं सॉरी सेकंड फॉर्म लगाएंगे, क्योंकि वर क्या है। अब देखिए बी का सेकंड फॉर्म क्या होता है, वर होता है। बताया था ना आपको, बी का फर्स्ट फॉर्म होता है। बी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, बेस फॉर्म में है, और वी का सेकंड फॉर्म वर होता है। तो अब यहाँ क्या है, अगर वर लगेगा कोई क्रिया नहीं रहेगी, क्रिया रहेगी तो उसका सेकंड फॉर्म लगेगा। आई स्पोक, जैसे उड क्या है, उड वर के साथ क्यों लगाते थे कि आई वर ए बर्ड, आई वुड फ्लाई इन द स्काई। तो इस वर क्या है, बी का सेकंड फॉर्म है तो वर लगाते हैं। और उड क्या है, उड भी वर्ब का सेकंड फॉर्म है, विल का उड। इस तरह से आपको समझना ये है कि सब्जेक्टिव मूड जो है 2 प्रकार का होता है, एक प्रेजेंट सब्जेक्टिव, एक पास्ट सब्जेक्टिव। प्रेजेंट में क्या है, कोई भी वर्ब सब्जेक्ट चाहे जो रहे उसके साथ फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। अगर वर्ब नहीं रहेगा तो बी लगा देंगे सबके साथ। पास्ट सब्जेक्टिव में क्या होता है, सभी के साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाएंगे। वर्ब नहीं रहेगा तो वर्ब लगा देंगे। अब चलिए एग्जाम्पल से अच्छे से समझते हैं। आजकल की अंग्रेजी में संभावनार्थ वृत्ति का प्रयोग बहुत ही कम होता है, यानी प्रेजेंट सब्जेक्टिव मोड का। वर्तमान संभावनार्थ यानी प्रेजेंट सब्जेक्टिव का प्रयोग होता है। कहाँ कहाँ होता है प्रेजेंट सब्जेक्टिव, देखते हैं। जहाँ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी, चाहे एक वचन हो या बहुवचन, उसको प्रेजेंट सब्जेक्टिव मोड कहेंगे। कुछ परंपरागत पदबंधों में जहाँ कोई इच्छा या आशा व्यक्त की जाए, अगर कोई इच्छा या आशा व्यक्त की जाएगी तो फर्स्ट फॉर्म लगेगा। ये ना सोचो कि एक वचन है तो यस लगा देंगे। जैसे गॉड ब्लेस यू, भगवान तुम्हारा भला करे, ऐसा वाक्य तो सुने हैं ना, गॉड ब्लेस यू। यहाँ गॉड तो एक वचन है ना, तो ब्लेसेज क्यों नहीं किया गया, क्योंकि ये सब्जेक्टिव मोड में है, ठीक है। गॉड सेव द किंग, भगवान राजा को बचाए। अब यहाँ गॉड एक वचन है ना, सेव में एस क्यों नहीं जोड़ा गया, क्योंकि प्रेजेंट सब्जेक्टिव मोड है। ये सब जानना जरूरी है क्योंकि इंटरव्यू में आता है, एरर शुद्ध करने के लिए, कंपटीशन एग्जाम में भी आता है, वैसे भी हाई स्कूल इंटर में भी आता है। इन सब का डायरेक्ट इनडायरेक्ट बनाने के लिए भी दे दिया जाता है।
तो जानना जरूरी है ना, कैसे शुद्ध लिखेंगे। ट्रांसलेशन हमको करना आ सकता है, भगवान तुम्हारा भला करे इसका ट्रांसलेशन करो, एग्जाम में आ गया तो क्या करेंगे। सही लिखने के लिए इसको जानना जरूरी है। हेवन हेल्प अस, स्वर्ग हमारी मदद करता है। स्वर्ग हमारी मदद करें मतलब क्या, भगवान हमारी मदद करें, ऐसी इच्छा प्रकट की, भगवान हमारा मदद करें। गॉड हेल्प अस की जगह हेवन हेल्प अस भी कह दिया गया। औपचारिक अंग्रेजी देखिए यहाँ क्या है, हैविंग के साथ यस नहीं जोड़ा गया, गार्ड के साथ नहीं जोड़ा गया, गार्ड के साथ ब्लेस में एस नहीं जोड़ा गया, कुछ भी नहीं जोड़ा गया, क्योंकि ये सब्जेक्टिव मूड को तभी तो बताएंगे। औपचारिक मतलब ये संभावना व्यक्त की जाती है, हाँ भगवान मदद कर सकते हैं, भगवान राजा की मदद कर सकते हैं, तो करें, अपनी इच्छाएं प्रकट किया जा रहा है इसमें। औपचारिक इच्छा अंग्रेजी में क्रिया पर आश्रित संज्ञा उपवाक्य में जो अभिलाषा, अभिलाषा का मतलब वही इच्छा, अभिलाषा, नियत यानी कि इंटेंशन जिसको कहते हैं, इरादा, निश्चय, रेजोल्यूशन आदि व्यक्त करें। यानी औपचारिक अंग्रेजी में भी, ठीक है, तो ये तो मतलब कि कह रहे हैं कि औपचारिक अंग्रेजी में तो जहाँ इच्छा या आशा अभी तक बताया गया, कुछ पदबंधों में, पदबंधों फ्रेज में इच्छा या आशा व्यक्त की जाए वहाँ लगेगा, जैसे गॉड ब्लेस, गॉड सेव, हेवन हेल्प, ये सब क्या था, इच्छा या आशा व्यक्त करने के लिए लगेगा। लेकिन अब क्या, औपचारिक अंग्रेजी में मतलब फॉर्मल इंग्लिश में संज्ञा वाक्य रहेगा, क्लाज रहेगा या अभिलाषा रहेगी, इंटेंशन यानी इरादा, नियत, निश्चय रहेगा, तो भी हम सब प्रेजेंट सब्जेक्टिव मूड का प्रयोग करते हैं। जैसे यहाँ देखिए, आई मूव दैट दैट मिस्टर गुप्ता बी अपॉइंटेड चेयरमैन। ठीक, अब यहाँ क्या है कि मिस्टर गुप्ता बी अपॉइंटेड लगा दिया गया, ठीक है, क्यों लगा दिया गया बी अपॉइंटेड। अब यहाँ क्या, अपॉइंटेड मान नियुक्त, चेयरमैन, तो यहाँ अब आपको करना क्या है, देखना ये है कि गुप्ता के साथ देखिए बी अपॉइंटेड माने नियुक्त होना, तो होना का अंग्रेजी क्या है, बी लगा दिया गया। ठीक, इट इज़ सजेस्टेड दैट ए रिंग रोड बी बिल्ट, सुझाव दिया जाता है कि रिंग रोड बी बिल्ट एक बने। ठीक है, रिंग रोड मतलब एक घुमावदार सड़क होती है, ठीक है, जैसे कहीं से बाईपास वगैरह टाइप में निकालने के लिए, बी रोंग, ठीक है, रिंग रोड इसको कहते हैं। बी बिल्ट टू रिलीव द कंजेंशन मतलब वही भीड़ भाड़ से राहत पहुंचाने के लिए, एक और सड़क बनाने के लिए बताया जाए। तो बी रिकमेंडेड दैट द सब्सक्रिप्शन बी इंक्रीज टू 10 रुपीज़। ठीक है, हम सिफारिश किए कि सब्सक्रिप्शन जो है 10 रुपये भी इंक्रीज बढ़ जाए। तो यहाँ सभी जगह बी का प्रयोग किया गया है। ठीक है, उसके साथ जो है आगे जो है वर्ब की थर्ड फॉर्म भी लिखा गया है। भूत, तो इस तरह से हम क्या देख रहे हैं, प्रेजेंट सब्जेक्टिव मूड में क्या रहता है, या तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही रहेगी सब्जेक्ट के साथ, या तो किसी भी सब्जेक्ट के साथ बी रहेगी। तो यहाँ देखिए सभी के साथ जो है, पहले वाले में देखिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, एक वचन हो तब भी फर्स्ट फॉर्म रहेगी। अब दूसरे वाले में एग्जाम्पल आपको क्या मिल रहा है, सब्जेक्ट के साथ जो है बी मिल रहा है। तो इस तरह से कहीं भी कोई वाक्य मिल जाए, एक वचन के साथ भी फर्स्ट फॉर्म मिले और ये निशान लगा रहेगा, अब आफ्टर टू सेंटेंस जो लगता है इंटरजेक्शन का, या तो सब्जेक्ट एक वचन के साथ भी बी लगेगा, यानी आई स्पीक के साथ विल या सेल के साथ भी जो लगना, ये अन्य किसी सब्जेक्ट के साथ भी लगा है। ठीक है, तो जैसे मतलब कि बी के साथ थर्ड फॉर्म लग गया डायरेक्ट, जो विल या सेल के साथ बी के साथ थर्ड फॉर्म लगता है पैसिव वॉइस में फ्यूचर कंटिन्यूअस में, वो काम अन्य किसी सब्जेक्ट के साथ हो गया, तो वो सब्जेक्टिव मोड माना जाता है। अभिलाषा या नियत या निश्चय व्यक्त करने के लिए किया जाता है ऐसा बात। अब भूत संभावनार्थ चलिए देख लेते हैं, सब पास्ट सब्जेक्टिव मोड का प्रयोग, क्योंकि प्रेजेंट सब्जेक्टिव मोड का प्रयोग पढ़ चुके हैं, फर्स्ट फॉर्म लगेगा या तो किसी भी सब्जेक्ट के साथ या तो बी लगेगा। अब पास्ट में देखते हैं, पास्ट में आपको बताया गया कि या तो सेकंड फॉर्म लगेगा या तो वर्ब लगेगा। एग्जाम्पल देखते हैं, विष क्रिया के बाद जहाँ अवास्तविक या सत्य के विपरीत स्थिति का वर्णन हो, विष क्रिया के बाद जहाँ अवास्तविक यानी अनरियल या सत्य के विपरीत स्थिति का वर्णन हो, जैसे देखिए आई विश आई न्यू हिज नेम, अवास्तविक मतलब जो वास्तविक ना हो, काल्पनिक हो, यानी कि आई विश माने मैं इच्छा करता हूँ, यानी कि काश, आई न्यू मैं जान जाता हिज नेम उसका नाम, काश मैं उसका नाम जान जाता, या मेरी इच्छा है कि मैं उसका नाम जान जाऊँ। आई एम सॉरी आई डोंट नो हिज नेम, इसका मेन अर्थ ये है मुझे दुख है कि मैं उसका नाम नहीं जानता हूँ, तो वही काश मैं जान जाता हूँ, ये सेंस। आई विश आई वर ए मिलियनियर, काश मैं, मिलियनियर माने होता है अरबपति या करोड़पति, बहुत ज़्यादा, मिलियन मीन्स 10 लाख होता है ना, कम से कम 10 लाख की संपत्ति जिसके पास हो, यानी कि बहुत अमीर आदमी, काश मैं बहुत अमीर होता। सी विशेज द कार बिलोंग टू यू, वह विशेष द कार उस कार की इच्छा करती है, बिलोंग टू यू जो आपकी है, मतलब वो आपके कार की इच्छा करती है, तो जैसे आपके पास कार है वैसे उसके पास भी है, उसको इस बात का अफसोस है कि नहीं है। तो इस तरह से
हम क्या देख रहे हैं कि यहाँ सेकंड फॉर्म लग रहा है इच्छा के लिए, वर भी जो है क्या बी का सेकंड फॉर्म ही है। ठीक, यहाँ बिलोंग्ड भी सेकंड फॉर्म है। तो इस तरह से ये क्या है, इच्छा को बताया जा रहा है। अवास्तविक या सत्य के विपरीत स्थिति का वर्णन किया जा रहा है, पास्ट सब्जेक्टिव मूड है। नहीं तो आप सोचेंगे एक साथ वर कहाँ से आ गया, तो ये सब्जेक्टिव मूड होने के नाते आएगा। इफ़ के बाद वर्तमान में अवास्तविकता या असंभावना को व्यक्त करने के लिए भी प्रयोग किया जाता है सब्जेक्टिव मोड का। जैसे अवास्तविकता या संभावना वर्तमान में, इफ़ के बाद वर्तमान में, ये इसी फाइवर यू, यदि मैं तुम्हारे स्थान पे होता आई शुड नॉट डू दैट, तो मैं उसे नहीं करता। बट आई एम नॉट यू, लेकिन मैं तुम्हारे स्थान पे नहीं है। आई नेवर कैन बी, और कभी हो भी नहीं सकता हूँ। इस तरह से वी शुड स्टार्टेड, इफ़ वी स्टार्टेड नाउ वी वुड बी इन टाइम, यदि हम अभी शुरू कर देते तो वी वुड बी इन टाइम, तो हम समय पर पहुंच जाते हैं। बट वी कैन नॉट स्टार्ट नाउ, लेकिन हम अभी शुरू ही नहीं किए, ये सेंस इसमें है। अब देखिए आगे क्या है, एज इफ या एज दो के बाद अवास्तविक या असंभावना व्यक्त करने के लिए भी सब्जेक्टिव मोड का, पास्ट सब्जेक्टिव मोड का प्रयोग किया जाता है। एग्जाम्पल देखते हैं, ठीक है। वैसे यहाँ पहले वाक्य में जैसे शुड लिखे हैं, यहाँ वुड का भी प्रयोग करना बेटर होगा। एज इफ या एज दो के बाद अवास्तविक या असंभावना व्यक्त करने के लिए भी, ठीक है, लगता है। जैसे ही आर्डर्स मी अबाउट, मुझे उस चीज़ के बारे में आदेश देता है। एज इफ, मानो आई वर हिज वाइफ, मैं उसकी पत्नी हूँ। बट आई एम नॉट, लेकिन मैं नहीं हूँ। मतलब कोई स्त्री कल्पना कर रही है कि वह मुझे किसी चीज़ के बारे में ऐसे आदेश देता है मानो मैं उसकी पत्नी हूँ, जबकि हूँ नहीं। तो यहाँ क्या है, अवास्तविकता या असंभावना, मतलब अवास्तविकता, सच्चाई भी नहीं है और संभावना भी नहीं है उसकी पत्नी होने की, तो वो दूसरे की है। तब भी ये मतलब ऐसा मानो का अर्थ, जैसे एज इफ माने क्या होता है, मानो या जैसे कि। तो ये जब आता है एज इफ, तो उसके बाद जो भी सब, चाहे जो भी सब्जेक्ट रहेगा वह ही लगेगा। जैसे ही वॉक्स, वह चलता है, एज दो माने भी माने मानो या जैसे कि, वह ऐसे चलता है जैसे कि ही वर ड्रंक, वह पिया हुआ हो। बट ही इज़ नॉट, लेकिन वह पिया नहीं है, तो भी ऐसा चल रहा है। तो ये अवास्तविक या असंभावना व्यक्त की जा रही है। जैसे कुछ लोग कहते हैं ऐसे चल रहा है जैसे पिए हो। अगला देखिए, इट इज़ टाइम प्लस सब्जेक्ट के बाद, ठीक है, देर हो गई है भाव अंतर्निहित करने के लिए। मतलब अगर कहीं भी इट इज़ टाइम के साथ पास्ट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग होता है, इतना जान लो। जो भी सब्जेक्ट है, इट इज़ टाइम अगर आ गया उसके बाद सब्जेक्ट रहेगा, तो पास्ट सब्जेक्टिव मोड का प्रयोग होता है। पास्ट, इसलिए पास्ट के साथ सेकंड फॉर्म ही लगेगा। इट इज़ टाइम वी स्टार्टेड, इसका अर्थ क्या होगा, इट इज़ टाइम वी स्टार्टेड मतलब जब समय है, वी स्टार्टेड मतलब देर हो गई। इट इज़ टाइम वी स्टार्टेड मतलब हमें देर हो गई है, मतलब शुरू करना जो था, ये ऐसा समय है कि हमें देर हो गई है, ठीक है। तो कहने मतलब देर होने के लिए, कोई जैसे काम हम करने वाले हैं, काफ़ी देर हो जाती है, उसके बाद बताने के लिए इट इज़ टाइम वी स्टार्ट, मतलब इतना देर हो गई कि अब शुरू करना ठीक नहीं है। तो इट इज़ टाइम कहीं भी आएगा, उसके बाद जो सब्जेक्ट आएगा वर्ब से कन्फर्म यानी पास्ट सब्जेक्टिव मोड का प्रयोग किया जाता है। ये आप जान लीजिए, परीक्षा में कम ये सब आते हैं। वाक्य गलत को सुधारने के लिए आएगा तो स्टार्ट्स दे देगा, स्टार्टिंग दे देगा, गलत दे देगा, हैज स्टार्टेड दे देगा, हैड स्टार्टेड, तो कुछ भी नहीं, वर्ब से कन्फर्म केवल लगेगा। पांचवा है उड रादर, सब्जेक्ट के बाद अभिरुचि संकेत करने के लिए। जैसे उड रादर प्लस सब्जेक्ट अगर रहेगा तो उसके बाद ये अभिरुचि यानी कि प्रेफरेंस, जिसको पसंदगी कहते हैं, व्यक्त करने के लिए भी पास्ट, ठीक है, सब्जेक्टिव का मोड होता है। जैसे एग्जांपल, आई वुड रादर यू, मत यू वेंट बाई एयर। आई वुड रादर मतलब मैं अधिक पसंद करता, यू वेंट बाई एयर, तुम हवाई जहाज़ से जाते हैं। एयर मतलब हवा, हवा मतलब हवाई जहाज़। आई शुड प्रीफर यू टू गो बाई एयर, इसका सेंस ये है कि मैं तुम्हारा हवाई जहाज़ से जाना अधिक पसंद करूँगा, यह करना चाहिए मुझे। दे वुड रादर यू पेड देम बाई चेक, दे वुड रादर यू, वे तुम्हें और अधिक पसंद करते हैं, पेड देम बाई चेक, यदि तुम्हें चेक से पेड कर देते हैं। तो इस तरह से वुड रादर के साथ, ठीक है, के साथ भी जो है पास्ट सब्जेक्टिव मोड का प्रयोग होता है, यानी कि वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग। और इट इस टाइम के बाद हमेशा वर्ब की सेकंड फॉर्म लगेगी। ये सब पॉइंट है। एज इफ या एज दो के बाद हमेशा वर लगेगा, ठीक है। एक वचन हो, देखिए ही है तब भी वर, आई है तब भी वर, उससे नहीं मतलब है। तो ये सब विशेष जानकारियाँ थी वर्ब, क्योंकि बिना वर्ब के वाक्य बनता नहीं है। वर्ब हम किस तरह से प्रयोग करते हैं, ये सब परीक्षा में बहुत ज़्यादा आते हैं। और ट्रांसलेशन में भी मतलब आ गया कि मतलब वो ऐसे बात करता है मानो वह राजकुमार हो, मानो वह पिया हो, मानो वह पागल हो, तो वर ही लगेगा सब में, इसलिए इनका ज़रूरी है, ठीक है। उसे आने में देर हो गई, उसे इट इज़ टाइम वी स्टार्ट, ठीक है, वी ही केम, ऐसे कुछ भी कह सकते हो। इट इज़ टाइम वी स्टडीड, हमें पढ़ने में देर हो गई। तो इस तरह से कुछ भी सेंटेंस बना सकते हो। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। ऐसी विशेष जानकारी, ग्रामर की पूरी जानकारी पाने के लिए इस चैनल से जुड़े रहें। बाकी जो है कोई भी आप
क्वेरी हो, क्वेश्चन हो तो भी आप पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।